हेलो दोस्तों, मैं सीमा मंडल आप सबका न्यू अकेडमिक पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपने कल के वीडियो में देखा था कि मैंने भारत की जलवायु चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने जलवायु, ऋतु और मौसम के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है हमने उसको समझा है। तो चलिए उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। भारत की जलवायु, आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत की जलवायु कैसी है। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय जलवायु या शीतकटिबंधीय जलवायु या शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु या नॉन ऑफ दीज। आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर है क्या। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब आप सोचेंगे कैसे। मैंने तो कल आपको बता दिया था कि जलवायु का मतलब क्या होता है। अब आपको समझना है उष्णकटिबंधीय और मानसूनी के बारे में। देखिए, ये हमारी सपोज कीजिए कि हमने पृथ्वी को बनाया, ठीक, ये पृथ्वी का मैप है। ये 0 डिग्री अक्षांश जिसे हम विषुवत रेखा बोलते हैं और 0 डिग्री के ऊपर है 23.5 डिग्री जिसे कर्क रेखा और 0 डिग्री के नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा कहा जाता है, ठीक। अब इसी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब क्या? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ठंडा होता है? नहीं। आप इस शब्द से ही अर्थ निकालिए कि कैसा होता है। उष्ण मतलब क्या होता है? उष्ण मतलब गर्म होता है। गर्म अर्थात ये गर्म से ही आपको पता चल जा रहा है कि ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ये कैसा होगा? गर्म क्षेत्र होगा। तो अब ये प्रश्न ये उठता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र गर्म क्यों होता है आखिर, ठीक। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो 0 डिग्री होता है विषुवत रेखा, इसके ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं? हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है और नीचे 0 डिग्री विषुवत रेखा के दक्षिण के वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। अब हमारा जो ये एस फॉर सीमा नहीं, एस फॉर सन होता है यहाँ पर, ठीक। तो ये जो हमारा सूर्य है ये वर्ष भर इसी क्षेत्र में यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में वर्ष भर गति करता है। ना ही ये मकर रेखा के दक्षिण में जाता है और ना ही कर्क रेखा के उत्तर में जाता है। ये वर्ष भर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में गति करते रहता है। अब आप बताइए, जहाँ पर हीटर रहेगा, जहाँ पर आग रहेगा, वहीं तो गर्मी होगी ना। और जहाँ गर्मी होगी इसका मतलब क्या? वहाँ तापमान नीचे होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। वहाँ का तापमान अधिक होगा। अब जब तापमान अधिक होगा तो क्या होगा? गर्म होगा। तो गर्म क्षेत्र को ही तो क्या बोलते हैं हम? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब ये है कि भारत से इसका क्या संबंध है उष्णकटिबंध से। तो देखिए, भारत जो है यहीं पर स्थित है। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो अब बताइए, तो मैंने क्या बताया, कर्क रेखा से नीचे तक का भाग उष्णकटिबंधीय आ गया, तो भारत भी तो आ गया उष्णकटिबंधीय में। तो अब इसीलिए भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय बोला जाता है। अब देखिए, अब ये मानसून है। ये मानसून क्या होता है? आपके जहन में ये प्रश्न आता होगा। तो चलिए समझते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये आप सोचेंगे कोई जानने वाली चीज़ है? बिल्कुल जानने वाली चीज़ है। ये MPPCS 2013 में ये आया हुआ क्वेश्चन है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये कौन सी शब्द है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी शब्द से मौसम से हुई है, ठीक। मानसून मतलब क्या होता है? ये जो मानसून है इसका संबंध जो है मानसूनी पवनों से होता है। किससे? मानसूनी पवनों से होता है। मानसूनी पवनों से। तो पवनें क्या करती हैं? कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही दिशा में चलेंगी, अपने मार्ग में परिवर्तन करती है, अपने दिशा में परिवर्तन करती है। तो यही जो है वायु की दिशा में परिवर्तन ही मानसून है। और वायु की दिशा किधर से किधर चलती है, इसकी दिशा में परिवर्तन कैसे होता है? तो आप देखिए, स्थल से समुद्र की ओर और समुद्र से स्थल की ओर। ये देखिए, भारत जो है इधर क्या है?
जल ही जल है, समुद्र ही समुद्र है। यहाँ पर आपका अरब सागर है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और नीचे ये हिंद महासागर हो गया। तो ये जो है स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, एक बार जो है वायु समुद्र से स्थल की ओर जाती है और इस जब समुद्र से स्थल की ओर जाती है, इस पवन को हम क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें। और एक बार जो है वायु की दिशा में परिवर्तन होता है स्थल से समुद्र की ओर, ये स्थल है यहाँ से समुद्र की ओर आता है, समुद्र की ओर, स्थल से समुद्र की ओर आता है, इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी पूर्वी मानसून। ये कब होता है? उत्तरी पूर्वी मानसून को हम क्या, शीतकालीन मानसून भी कहते हैं और दक्षिणी पश्चिमी मानसून को हम ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। अर्थात अगर आपसे पूछा जाएगा कि शीतकालीन मानसून में कौन सा मानसून आता है तो उत्तरी पूर्वी मानसून, और ग्रीष्मकालीन मानसून में कौन सा मानसून होता है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है आपके एग्जाम में कि उत्तरी पूर्वी मानसून की दिशा क्या होती है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दिशा क्या होती है। तो देखिए, दक्षिणी पश्चिम मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है और उत्तरी पूर्वी मानसून की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। आइए हम इसको समझते हैं कि ये डायरेक्शन हम कैसे बनाते हैं। देखिए, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। आपको पता है ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, आपके दाएं साइड में ईस्ट होता है और बाएं साइड में वेस्ट होता है। और ऐसे हमने नॉर्थ ईस्ट निकाला और एक साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब देखिए, जब वायु की दिशा, जब वायु इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर जाएगी तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया? आप खुद बताइए। इसका डायरेक्शन हो गया दक्षिण पश्चिम से हुआ ना, SW से NW, सॉरी NE, ठीक। तो क्या हुआ? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर दिशा होती है। किसकी होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून की दिशा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून की जो पवने हैं, इसका डायरेक्शन अपोजिट। मैंने क्या बोला? एक स्थल से समुद्र की ओर, एक समुद्र से स्थल की ओर, तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी इधर। तो इसकी क्या हो जाएगी फिर? आप देखिए, NE से SW, हाँ, तो 9 उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर दिशा। तो यही है शीतकालीन मानसून की दिशा हो गई और ये ग्रीष्मकालीन मानसून की दिशा हो गई। अब हम इन सब का संबंध हमारे भारतीय मानसून से कैसे है, अभी इसको हम आगे चले पढ़ते हैं। चलिए फिर आगे बढ़े। अब देखिए, अब ये प्रश्न उठता है कि जो हिमालय है वो जलवायु विभाजक है भारत के जलवायु के लिए, या कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है और कर्क रेखा के नीचे का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है और कर्क रेखा से ऊपर का क्षेत्र शीतकटिबंधीय शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। अब तो फिर भी हम भारत की जलवायु को शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु न कहकर उष्णकटिबंधीय जलवायु क्यों कहते हैं? तो क्या कर्क रेखा जलवायु विभाजक है? ये भी प्रश्न उठता है। तो अब देखिए, कर्क रेखा के ऊपर तो शीतोष्णकटिबंधीय है, ठीक है, लेकिन भारत की मैप जब देखेंगे तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। ये हिमालय पर्वत स्थित है। तो ये जो साइबेरिया है, जो अत्यंत ठंडी प्रदेश है, यहाँ से जो ध्रुवीय ठंडी पवनें आती हैं, तो जो हिमालय है इन ध्रुवीय ठंडी पवनों को रोक देता है। तो ये ध्रुवीय ठंडी पवनें भारत में प्रवेश नहीं कर पाती है, तो इनका प्रभाव जो है भारत पर नहीं पड़ पाता और भारत अत्यंत ठंडी होने से बच जाता है। और इस प्रकार शीत जलवायु का प्रभाव हिमालय के उत्तर तक ही सीमित रहता है। फलस्वरूप क्या होता है, ये जो उष्णकटिबंधीय है क्षेत्र, इसी का प्रभाव हमारे संपूर्ण भारत पर पड़ता है और इस प्रकार ये भारत हमारा उष्णकटिबंधीय जलवायु कहलाता है। तो जलवायु विभाजक कर्क रेखा नहीं होता है, जलवायु विभाजक हिमालय होता है। जलवायु अब देखते हैं हम, शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु नहीं होगा, उष्णकटिबंधीय जलवायु होगा। अब चलिए देखते हैं भारत में मानसून।
0 डिग्री विषुवत रेखा, मैंने बताया कि सूर्य जो है वर्ष भर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ही गति करता है, तो तापमान वहाँ अधिक होता है। ठीक, लेकिन जब गर्मी का दिन आता है तो सूरज जो है, जो सूरज है ये उत्तरायण होने लगता है, उत्तरायण होता है और ये 21 जून को कर्क रेखा पर पहुंच जाता है। कब पहुंचता है? 21 जून को कर्क रेखा पर सन पहुंच जाता है। अब बताइए, आप कहीं बैठे हैं और आपके तरफ धीरे 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 कोई हीटर लाया जा रहा हो, कोई भी गर्म चीज़ है, जैसे ठंडी के दिनों में देख लो, आप आग से दूर रहते हो तो आपको ज़्यादा ठंडी लगती है, लेकिन जैसे ही आग आपके पास धीरे धीरे कोई किसी ने ला दिया या आप खुद उसके पास चले गए तो आपको क्या होगा? गर्मी महसूस होगी। सेम चीज़ें यहाँ पर भी है। जैसे सूरज हमारे तरफ बढ़ता है तो हमारे भारत का जो तापमान है वो बढ़ने लगता है। तो 21 जून को सूरज कर्क रेखा पर पहुंच जाता है और भारत पर इसकी सीधे लंबी किरणें पड़ती है, तो तापमान यहाँ पर क्या हो गया? अधिक हो गया। तापमान क्या हो गया? अधिक हो गया। मैं आपको बता दूं कि जब तापमान अधिक होता है तो वायु दाब कम होता है। कैसे हो गया? तापमान अधिक हुआ तो वहाँ की जो वायु है वो गर्म हो जाएगी और गर्म होकर हमेशा ऊपर की ओर उठना स्टार्ट करेगी। अब चलिए, जैसे पानी गर्म करते हैं आप, पानी जब गर्म करते हैं तो उसका जो वाष्प है क्या पानी के नीचे जाता है? नहीं जाता, पानी से ऊपर उठता है। सेम चीज़ें वही हैं, जब वायु गर्म होती है तो वो भी गर्म होकर ऊपर उठना स्टार्ट करती है, और जब नीचे का वायु ऊपर चली जाएंगी तो वहाँ का वायु तो खाली हो जाएगी ना, तो खाली हो जाएगी मतलब क्या हुआ? निम्न दाब बन गया। तापमान अधिक होता है तो दाब कम होता है। इसमें तापमान अधिक हुआ तो दाब कम हुआ। तो जब निम्न दाब बन जाता है यहाँ पर, तो विषुवत रेखा से आने वाली जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं वो भारत की ओर चलना प्रारंभ करती है, क्योंकि हमेशा वायु HP से LP की तरफ चलती है। HP से LP की तरफ मतलब उच्च वायु दाब से हमेशा निम्न वायु दाब की ओर क्या चलती है? वायु मतलब उच्च मतलब जहाँ हवा अधिक है और एक जगह हवा नहीं है, तो हवा कहाँ से? जहाँ अधिक है तो जिधर कम है अधिक से कम की तरफ जाएगी। यहीं पर दाब प्रवणता की स्थिति उत्पन्न होती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? दाब प्रवणता। तो यहाँ पर हमारा LP बन गया, भारत में क्या बन गया? LP बना, और हिंद महासागर में क्या है? HP है। कैसे? ये स्थल और जल की प्रकृति है कि जो स्थल है वो जल्दी गर्म होता है और जो जल है वो देर से गर्म होता है। जैसे छत पर आप ले जाओ, एक बर्तन में आपने पानी रख दिया, 1 घंटे में पानी बहुत देर से गर्म होगा और बहुत कम गर्म होगा, जबकि उतने ही देर में जो छत है जल्दी गर्म होगा और आपको जलेगा भी। उसी प्रकार सूरज तो आ रहा है तो सूरज की प्रकाश कहाँ पड़ रही है? जल पर भी पड़ रही है और भारत पर भी पड़ रही है, लेकिन भारत जल्दी गर्म होगा और पानी देर से गर्म होगा। हिंद महासागर तो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, तो पानी कम गर्म हुआ तो यहाँ पर क्या रहेगा? तापमान कम होगा, तो यहाँ पर उच्च वायुदाब रहेगा, और यहाँ तापमान अधिक हो गया तो यहाँ निम्न वायुदाब रहेगा। तो इसलिए यहाँ LP हो गया और यहाँ HP हो गया। हमेशा वायु की दिशा HP से LP की तरफ होती है। अब देखिए यहाँ पर एक वैज्ञानिक थे फेरल, उन्होंने बोला कि जब भी वायु विषुवत रेखा को पार करती है, उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है, तो कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। ये कोरियोलिस बल का प्रभाव क्या है? पृथ्वी चूंकि घूमती है, घूर्णन करती है अपने अक्ष पर, तो वहाँ पर अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है और इसी अपकेंद्रीय बल के कारण
कोरियोलिस बल का प्रभाव उत्पन्न होता है। और कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण ही देखिए ये जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक कोण आ रही है, ये तो सीधे आ रही है, बिल्कुल सीधे आ रही है, लेकिन ये जो हमारा 0 डिग्री है विषुवत रेखा, जैसे ही इनने पार किया तो ये अपने दाहिने की तरफ मुड़ गई। देखिए ये इनको ना सीधे ऐसे जाना चाहिए था, मगर ये सीधे नहीं गए, ये दाहिने की तरफ मुड़ गई। तो दाहिने की तरफ मुड़ गई तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, देखिए ये कौन सा डायरेक्शन होगा, ऐसे मुड़ गई तो ये दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन हुआ। तो ये दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन हुआ तो इसी को तो बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। भारत में आ गया दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है। अब भारत का ये जो तट देखेंगे, ये जो तट है, यहाँ कोरोमंडल तट है, ये सॉरी यहाँ मालाबार तट है, यहाँ कोरोमंडल तट है, इसके ऊपर उत्तरी सरकार तट है, फिर उत्कल तट है। तो यहाँ पर जो कन्याकुमारी से केरल के तट है और तमिलनाडु तट है, पश्चिमी घाट है, यहाँ पर पश्चिमी घाट है। यहाँ से जब ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून टकराती है तो ये 2 भागों में बट जाती है। यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ इसमें अरब सागर, अरब सागर। तो ये तट से टकराई तो ये 2 भागों में बट गई, एक भाग इसका इधर गया और दूसरा भाग इधर नहीं गया, ऐसे प्रवेश किया, पश्चिमी घाट से टकराई और फिर ये भारत में वर्षा करती है। चलिए हम इसको मैप पर दर्शाते हैं, चलिए अब इसको मैप में समझते हैं अच्छे से। ये यहाँ पर क्या है, हमारा पश्चिमी घाट पर्वत है और इस क्षेत्र में पूर्वी घाट पर्वत है, ठीक। अब जब यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून आती है तो ये पर्वत है तो इसे टकराएगी। अब ये टकराएगी तो अब बताओ, आप जो कहीं जा रहे हो और बीच में कुछ पहाड़ पर्वत है, वो कोई भी और चीज़ें आ गई, आप उसको पार कैसे करोगे, आप दीवार ही आ गई, कैसे पार करोगे, नहीं, आप वहीं रुक जाओगे। यही चीज़ें होती हैं ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के साथ भी, ये आती हैं और यहाँ पर जो पश्चिमी घाट पर्वत से इसे टकरा कर पूरी की पूरी ये हम जो इनके पास आर्द्रता होती है, जो समुद्र से ग्रहण करके लाती है आर्द्रता, यहाँ पर वर्षा कर देती है। इसीलिए केरल में 200 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। अभी ये देखिए ये पर्वत हो गया, ठीक, यहाँ से ये मानसूनी पवनें आ रही हैं तो यहाँ पर तो पूरी वर्षा कर दी ना, तो इस क्षेत्र में क्या हो गया, वर्षा तो नहीं हुई। इसी को बोलते हैं हम वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश मतलब जिस ओर वर्षा नहीं होती है उसको हम वृष्टि छाया प्रदेश करते हैं, पर्वत के दूसरी ओर, और इस क्षेत्र में वर्षा हो जाती है। अब और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की एक शाखा बंगाल की खाड़ी से ऐसे सीधे निकल जाती है, यहाँ पर जाएगी, और एक शाखा अरब सागर की शाखा कहलाएगी। तो पहले हम अरब सागर की शाखा को समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नर्मदा नदी है और मध्य प्रदेश में जो है नर्मदा नदी, ताप्ती नदी निकलती है वहाँ से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से। तो मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी वो क्या बनाती हैं, भ्रंश घाटी है उनकी, तो ये भ्रंश घाटी से प्रवेश कर जाती है। क्योंकि पर्वत से तो प्रवेश नहीं कर पाती है भारत में, तो नर्मदा नदी के और ताप्ती नदी के भ्रंश घाटी से प्रवेश करती हुई ये मध्य प्रदेश में पहुंचती है और यहाँ पर पर्याप्त वर्षा करती है। फिर इनकी दूसरी शाखा, अरब सागर की शाखा की दूसरी शाखा खंबात की खाड़ी से, कच्छ की खाड़ी से, गुजरात से होते हुए प्रवेश करती है भारत में। अब ये गुजरात में तो थोड़ी वर्षा करती है, फिर आगे बढ़ती है तो देखिए यहाँ पर है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी जब ने आपने नाम सुना, आपके मन में ये इच्छा जागृत होनी चाहिए कि अरावली पर्वत श्रेणी कैसी है, क्या ये मुर्दार पर्वत है या ज्वालामुखी पर्वत है, ये कैसी है। तो मैं ये मुर्दार पर्वत थी और ये अरावली पर्वत श्रेणी है, ये अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। कैसे कि बहुत प्राचीन, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है अरावली पर्वत श्रेणी ही है, और ये पर्दन के द्वारा कट छट कर ये वो अवशिष्ट बन चुकी है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे पौने जा रही है, पौने चुपचाप जा रही हैं। तो जब तक इनके आगे कोई अवरोधक नहीं आएगा ये वर्षा नहीं कर पाती है। लेकिन ये अरावली पर्वत श्रेणी हो गया, देखिए ये अरावली पर्वत श्रेणी हो गया और ये हमारी पवन हो गई।
पवन, तो पवन का डायरेक्शन और अरावली पर्वत श्रेणी का डायरेक्शन दोनों की एक ही दिशा में है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है। तो ये पवनें जब पर्वत श्रेणी से नहीं टकराएंगे तो बारिश कैसे करेंगे, इसीलिए राजस्थान में कम वर्षा होती है और वहाँ पर मरुस्थल बन जाता है। अगर यही अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति समानांतर न होकर इस डायरेक्शन में होता, इसके सामने होता, तो ये पवनें इस पर्वत श्रेणी से टकरा कर राजस्थान में भी पर्याप्त रूप से वर्षा करती और वहाँ पर मरुस्थल न होती और पानी की कमी नहीं होती। फिर ऐसे बढ़ते ये दिल्ली तक, पंजाब हरियाणा दिल्ली तक पहुँचती है, वहाँ पर वर्षा करती है और लेह लद्दाख तक पहुँचती है। अब बताइए, जैसे कोई आप एक लाइन में खड़े हो, ठीक, और सबसे लास्ट में आप खड़े हो और कोई व्यक्ति एक बड़े से बॉक्स में टॉफी वगैरह सब चीज़ लेकर आ रहा, आप सबसे लास्ट में खड़े हो, तो जो पहले बच्चे हैं, पहले लोग खड़े हैं, वो अपने से चूज कर ले रहे, जिसको जितना मन किया और लेते जा रहे, सबको बांटा जा रहा। तो सबसे लास्ट में चूंकि आप खड़े हो तो आपको तो कम ही मिलेगा ना, क्योंकि पहले तो खत्म हो गया। यही चीज़ें हैं, जो आर्द्रता थी पवनों में वो तो पहले ही खत्म हो गई है, जो भी बचा खुचा है वो सबसे लास्ट जो स्थान होती है उसको मिलता है। तो सबसे कम जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में है, लेह है, लद्दाख है, यहाँ पर वर्षा होती है सबसे कम। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो मुंबई, मंगलोर, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। जाहिर सी बात है, ऑप्शन है, आंसर है जम्मू कश्मीर। दूसरा सवाल, 200 मिलीमीटर वर्षा कहाँ होती है? 200 मिलीमीटर वर्षा कहाँ होती है? पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला सवाल है। और ये सवाल क्या है? 200, कन्फ्यूजन इसमें क्या है? 200 मिलीमीटर, कन्फ्यूजन जो है मिलीमीटर है, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर नहीं है कि आप सोचोगे अच्छा 200 सेंटीमीटर जो कि केरल में होती है वर्षा, 200 सेंटीमीटर नहीं, बिल्कुल नहीं, मिलीमीटर। और मिलीमीटर मतलब क्या होगा? 20 सेंटीमीटर, बस 20 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। तो क्या है? बहुत ही कम है, जो कि जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख में वर्षा होती है। अब दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा को देखते हैं हम। अभी बंगाल की खाड़ी की शाखा इंटर करती है यहाँ से। अब यहाँ पर ये क्या है कि ये भी समानांतर है, पैरेलल है, तो यहाँ पर ये तमिलनाडु में वर्षा नहीं करती, ये सीधे निकल जाती है, ऐसे सीधे निकल जाती है यहाँ। और यहाँ पर म्यांमार में अराकान योमा पर्वत है। कौन सी? अराकान योमा पर्वत म्यांमार में है। ये जाती है ऐसे और पर्वत से टकरा जाती हैं, तो वहाँ पर वर्षा करती हैं अराकान योमा में। और ये अराकान योमा पर्वत जो है म्यांमार में, यहाँ से टकरा कर इसे गई और फिर यहाँ से, चूँकि हिमालय पर्वत ऐसे ही है, इसका डायरेक्शन हिमालय पर्वत की से है, तो ये म्यांमार पर्वत से ऐसे टकरा गई और यहाँ पर ऐसे मुड़ गई। पर्वत की जो हिमालय पर्वत श्रेणी है ये इनके समानांतर चलने लगती है और ये आगे जाने की कोशिश करती हैं, हिमालय के पार नहीं कर पाती हैं और वहाँ से टकरा कर ये वर्षा करती हैं, पर्वतीय वर्षा। तो अराकान योमा और म्यांमार को जैसे पार करती हैं, मेघालय में इंटर करती हैं। मेघालय में है गारो खासी जयंतिया पर्वत। गारो खासी जयंती एक पर्वत श्रेणी का नाम नहीं है, गारो अलग है, खासी अलग है और जयंतिया अलग है। ये जो तीन पर्वत है ये किप नुमा आकार बनाती है। आपने किप देखी होगी, इस तरीके से लगभग होती है, शंक्वाकार की। तो उसमें क्या होती है, जब मानसूनी पवनें फंस जाती है, उन्हें निकल नहीं पाती, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा करती है। और विश्व भर में सबसे अधिक वर्षा कहीं और नहीं, हमारे भारत के मेघालय राज्य के मासिनराम शहर में, डिस्ट्रिक्ट में होती है। और मासिनराम से पहले मेघालय का ही एक शहर था चेरापूंजी, यह जिला था, जिला भी है और शहर भी है। तो उसमें चेरापूंजी में होता था, लेकिन अब मासिनराम में होता है। सबसे विश्व में सबसे अधिक यहाँ पर ये वर्षा करती हैं और ये हिमालय की पर्वत श्रेणी है, इनको ये फॉलो करते हुए आगे बढ़ती जाती हैं और पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश ऐसे करते हुए आगे बढ़ती जाती हैं। और यहाँ पर अरब सागर की शाखा और यहाँ बंगाल की खाड़ी की शाखा, दिल्ली में
मिल जाती हैं और ये फिर आगे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड दोनों मिलकर वर्षा करती है और जम्मू कश्मीर में भी दोनों ही वर्षा होती है, इधर से पहुंचती है और ये अरब सागर की शाखा यहाँ से पहुंचती है। ठीक, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कर्क रेखा गुजर रही है, इसी का तो कर्क रेखा का और हिमालय का प्रभाव हमारे भारत पर बहुत पड़ता है, हमारे भारत की जलवायु पर है। अगर हिमालय ना होता तो हम भी ठंड से जम जाते, और अगर कर्क रेखा नहीं होती तो हमारे यहाँ भी वर्षा नहीं होती, मानसून मौसम नहीं होता, और हमारे यहाँ भी क्या, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था है कृषि पर ही निर्भर करती है, तो वर्षा नहीं होती तो हमारी अर्थव्यवस्था भी गिरती और खाद्यान्न संकट होता। तो कर्क रेखा और हिमालय की अवस्थिति बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके अलावा जो पर्वत श्रेणियां हैं इनकी भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे भारत के जलवायु के योगदान में और बारिश में। ठीक है, और ये कर्क रेखा जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो किन की राज्य से होकर गुजरती है, चूंकि फिजिकल मैप है बट मैं फिर भी आपको बता दे रही हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि गुजरात हो गया, फिर राजस्थान हो गया, फिर ये मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के बाद झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से होते हुए त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, इतने राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। आगे की और वीडियो जो आएंगे उनमें हम आपकी पूरी की पूरी मैपिंग कंप्लीट करवाएंगे। मैपिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अरावली पर्वत श्रेणी जो है किस राज्य में स्थित है। अच्छा, माउंट आबू जो पर्वत है वो कौन सी पर्वत श्रेणी की है और किस राज्य में स्थित है। माउंट आबू पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो गुरु शिखर नाम है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर मैपिंग में आपको ये होगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम, बहुत लोग लगा देते हैं दोदा बेटा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। अनाई मुड्डी है सबसे दक्षिण भारत की, और ये सबसे लास्ट में स्थित है। तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी कहाँ पर कहाँ पर है, तो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। ये सारी मैपिंग की क्लास में हम आपको कंप्लीट करवाएंगे, और आपकी मैपिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैपिंग हो, नदी हो, पर्वत पठार, हर चीज़ कंप्लीट होगी, और आपके वनडे एग्जाम हो या पीसीएस का हो, सब में आपका कवर करेगा ये क्वेश्चन। ये तो हमने समझ लिया ग्रीष्मकालीन मानसून जो है। ठीक है, और ये भी बता दूं कि जो ग्रीष्मकालीन मानसून से भी हमारे भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, न कि शीतकालीन मानसून से, यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है। और ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी गई भी हैं और पूछी जाती भी हैं। क्वेश्चन ये भी बनता है कि तमिलनाडु में कौन से मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है, तो बताइए। ऐसे तो गुजर गई, चली गई सीधे, तमिलनाडु में वर्षा हुई? बिल्कुल नहीं हुई। अब जब मानसून लौटता है, उसी लौटते हुए मानसून को हम उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं, लौटते हुए मानसून को। अब लौटते मानसून को कैसे होगा कि अब जब स्थल ठंडा होगा, धीरे धीरे सूर्य हमारा दक्षिणायन की तरफ जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ कर्क रेखा था ना, ये कर्क रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया। अब सूर्य जो है 21 जून के बाद 22 जून से रिटर्न होगा, तो ये क्या, अब कर्क दक्षिणायन होगा। तो अब जब हमारे पास से हीटर अब दूर जा रहा, तो तापमान कम होगी ना, तो तापमान कम होगी, धीरे धीरे कम होते जाएगा, और स्थल जो है ठंडा होता जाएगा और जल गर्म होता जाएगा। क्योंकि जल पहले से गर्म हो रहा है, और अब भी वो गर्म हो रहा है जब सूर्य रिटर्न दक्षिणायन हो रहा। तो अब जब मानसून लौटेगा तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर लेता है, लौटता हुआ मानसून। और ये बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके जब ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर कोरोमंडल तट है तमिलनाडु पर, यहाँ पर वर्षा करता है, उड़ीसा के तटों पर वर्षा करता है, और पश्चिमी बंगाल पर। और आप प्रत्येक वर्ष देखते हैं कि तमिलनाडु में भारी वर्षा से बहुत सारी बाढ़ होगी। नवंबर दिसंबर के मौसम में चक्रवात आ गए, नवंबर दिसंबर में भी यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। और इससे ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि नवंबर दिसंबर में कौन सा राज्य सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कौन सा राज्य?
आंसर है तमिलनाडु। अब है क्वेश्चन, उत्तरी पूर्वी मानसून से कौन सा राज्य सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो तमिलनाडु राज्य जो है सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो ये होता है, स्थल से समुद्र की ओर वायु चलती है उत्तरी पूर्वी मानसून में, और उत्तरी पूर्वी मानसून शीतकालीन मानसून है और उसी मौसम में तमिलनाडु में वर्षा होती है। हाँ ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम मैपिंग स्टार्ट करते हैं कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा किन किन विश्व के देशों से गुजरती है, विषुवत रेखा किन किन देशों से गुजरती है। और एक चीज़ और, जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है जिसके द्वारा भारत का टाइम जोन सेट होता है, वो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, आप सबको पता है। लेकिन ये भी जानने वाली चीज़ है कि वो जो देशांतर रेखा है वो किन किन राज्यों से गुजरती है। देशांतर रेखा सिर्फ इलाहाबाद के नैनी से तो नहीं गुजरती, इलाहाबाद के नैनी में टाइम जोन सेट किया गया उसके अनुसार भारत की, तो किन किन राज्यों से गुजरती है, ये सब हम अगले वीडियो में मैपिंग के माध्यम से सीखेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।